नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल बैक टू कॉलेज वर्क। और दोस्तों, जैसे कि हमने बोला था कि हम स्टार्ट करने वाले हैं क्वेश्चन सीरीज़। तो दोस्तों, जिसने नेट की या स्टेट वगैरह की या किसी भी लोकल स्टेट के अंदर जो भी सेलेक्ट वगैरह के एग्ज़ाम है, उससे संबंधित हिस्ट्री के कोई भी क्वेरी है या कोई भी क्वेश्चन प्रॉब्लम है, तो आप हमसे उसे बताइए कि क्या आपको प्रॉब्लम है। तो दोस्तों, हम हेल्प करेंगे आपकी। तो हम आज से दोस्तों क्वेश्चन सीरीज़ स्टार्ट कर रहे हैं। तो आप देखिए कि हमने 50 क्वेश्चन इस वीडियो में डाले हैं। तो आप देखें कि ये बहुत ही यूनिक क्वेश्चन है दोस्तों। ये ऐसे ही नहीं है कि किसी भी यूट्यूबर ने ऐसे ही डाल रखे हैं क्वेश्चन जिनका कुछ लेवल ही नहीं होता कि अकबर का बाप कौन था। जो हिस्ट्री की तैयारी कर रहा है उनको ये चीज़ जो कि पहले से ही पता होता है, लेकिन हमें क्या है, हमें यूनिक जानकारी होनी चाहिए कि हाँ, बहुत ही यूनिक क्वेश्चन डाले हुए बंदे ने। तो अब दोस्तों ये क्वेश्चन पढ़िए एक बार, आपको अच्छे लगते हैं तो ये लाइक कीजिए दोस्तों, सब्सक्राइब कीजिए, मुझसे जुड़ें। मैं और भी जानकारी आपको देता रहूँगा नेट से रिलेटेड, हिस्ट्री का कोई भी एग्ज़ाम है, कोई भी। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं आप पहले प्रश्न से। तो इसमें क्या है दोस्तों, फर्स्ट क्वेश्चन ये है कि बंगाल प्रायशः दिल्ली सुल्तानों के नियंत्रण से मुक्त होने का प्रयास करता रहा, जिसके लिए निम्नलिखित में से कौन सा कारण उत्तरदायी नहीं था। तो दोस्तों, इसके लिए जो कारण उत्तरदायी नहीं थे वो पढ़ लेते हैं। इसके आंसर जो ए में दिया गया है दिल्ली से इसकी दूरी, बी इसकी जनसंख्या का स्वरूप, सी दिया गया है इसकी संचार व्यवस्था जल मार्ग पर निर्भर थी जिससे तुर्की शासक अपरिचित थे, और जो डी दिया गया है इसकी प्रचुर संपदा इसके प्रांतीय गवर्नरों को केंद्रीय सत्ता के विरुद्ध विद्रोह करने के लिए प्रवृत्त करती थी। तो दोस्तों आप एक बार इसके ध्यान से पढ़िए ऑप्शन, और जिसका राइट आंसर रहेगा दोस्तों वो रहेगा ऑप्शन नंबर बी, इसकी जनसंख्या का स्वरूप। उत्तरदायी नहीं पूछा है दोस्तों, जनसंख्या का जो इसकी स्वरूप था वो उत्तरदायी नहीं था दोस्तों इसके लिए, क्योंकि जनसंख्या कभी भी ये नहीं कहती कि आप स्वतंत्र हो जाओ दोस्तों। जो इसके लिए कारण ये थे दिल्ली से इसकी दूरी, क्योंकि दिल्ली से काफ़ी दूर पड़ता था जो बंगाल प्रांत था। इसीलिए ही दिल्ली के जितने भी शासक हुए वो उस पर नियंत्रण नहीं रख पाए। जैसे मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम में, बलबन के टाइम में, जैसे बलबन के टाइम में तो उसका बेटा ही वहाँ पे वो करता है, राज करता है, बुगरा खान। तो सारे ही स्वतंत्र होते रहते हैं दोस्तों। तो इसके लिए ये कारण जिम्मेवार नहीं है इसकी जनसंख्या का स्वरूप, बाकी इसके लिए सारे ही कारण जिम्मेवार रहेंगे। संचार जल मार्ग पर निर्भर थी, तो इससे तुर्की जो शासक थे अपरिचित थे, क्योंकि वहाँ के लोकल जो थे वो भी उस टाइम व्यापार वगैरह मोस्टली करते थे। दोस्तों देखिए कितने यूनिक क्वेश्चन हैं, ये आगे आप पढ़ेंगे ही। सेकंड क्वेश्चन, दिल्ली का वह कौन सुल्तान था जिसने इलियस शाह तथा उसके पुत्र सिकंदर शाह के शासन के दौरान बंगाल को पुनर्विजित करने के लिए 2 बार असफल प्रयास किया। ऑप्शन देखिए दोस्तों, गयासुद्दीन बलबन, गयासुद्दीन तुगलक, अलाउद्दीन खिलजी, फिरोज़ तुगलक। तो दोस्तों इसका जो आप एक बार ऑप्शन देखिए, जो इसका राइट आंसर है वो है फिरोज़ तुगलक, क्योंकि फिरोज़ दोस्तों 2 बार इस पर आक्रमण करता है बंगाल के ऊपर। आपको इनके टाइम पीरियड भी याद होने चाहिए कि इलियस शाह व सिकंदर शाह ये किस टाइम पे थे। तो ये दोस्तों ये सिकंदर और इलियस शाह थे, ये फिरोज़ शाह के समकालीन थे। इलियस शाह के बाद उसका बेटा सिकंदर शाह जो बंगाल का शासन करता है, जो ये फिरोज़ तुगलक के टाइम थे, ये 1388 के आसपास की बातें हैं दोस्तों। तो उस टाइम पे ये फिरोज़ तुगलक ही थे। तो अब हम देखते हैं कि इसका आंसर फिरोज़ तुगलक होता है। तो नेक्स्ट पे चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 3, बंगाल के इलियस शाही राजवंश का वह कौन सुल्तान था जिसने चीन के मिंग राजवंश के साथ राजदूतों का आदान प्रदान किया था। ए पे है शमसुद्दीन इलियस शाह, बी सिकंदर शाह, सी गयासुद्दीन आजम शाह, और दोस्तों जो डी है नसरुद्दीन महमूद शाह। तो देखिए दोस्तों इसका आंसर जो क्या है, आप भी कोशिश कीजिए दोस्तों थोड़ा लगाने का इसका आंसर, कि इसका आंसर क्या होता है। गलत होता है तो क्या दिक्कत है, नॉलेज ही मिलेगी दोस्तों। तो जिसका राइट आंसर है दोस्तों वो गयासुद्दीन आजम शाह हो जाएगा, क्योंकि इलियस शाही राजवंश में से ये गयासुद्दीन आजम शाह ही था जिसने चीन के जो मिंग राजवंश था जो वहाँ पे, उसने वहाँ से राजदूतों का जो आदान प्रदान किया था दोस्तों, गयासुद्दीन आजम शाह। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं दोस्तों। 15वीं सदी के अंतिम
25 वर्षों में बंगाल की राजनीति में निम्नलिखित में से किस राष्ट्रीयता वाले दासों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? तुर्क, अफगान, अबिसिनिया, अरब। तो देखो दोस्तों, आप क्या इसका आंसर देते हो? इसका रहेगा दोस्तों अबिसिनिया ही राइट आंसर। क्योंकि 15वीं सदी के अंदर क्या होता है दोस्तों, बंगाल के अंदर राजनीति में काफ़ी चेंजेस आते हैं और क्या होता है कि वहाँ अबिसिनिया ही जैसे हम देखते हैं कि वहाँ पे बढ़ते जाते हैं। जैसे कि हम अगर उसकी बात करते हैं, वो कौन सी सल्तनत थी, बहमनी, उसके अंदर भी अबिसिनिया जो थे काफ़ी मात्रा में आने लग गए थे। तो यहाँ पे भी बंगाल में भी वो अपनी पहुँच करने लगे थे। जो दास थे, दासों के रूप में इनको वहाँ ले जाया गया था। और 5 नंबर देखते हैं दोस्तों। हुसैन शाही राजवंश के निम्नलिखित में से किस सुल्तान के शासन में सिकंदर लोदी ने बंगाल पर आक्रमण किया? तो ये सिकंदर लोदी की बात कर रहा है दोस्तों, 1517 से पहले की बातें हैं ये। तो आप उस टाइम देखिए कौन था इनमें से। अलाउद्दीन हुसैन शाह, नसरुद्दीन नुसरत शाह, अलाउद्दीन फिरोज शाह, गयासुद्दीन महमूद शाह। तो देखिए दोस्तों, उस टाइम कौन था? अलाउद्दीन हुसैन शाह था दोस्तों, जिस टाइम ये सिकंदर लोदी बंगाल पर आक्रमण करता है। और फिर उसके बाद नुसरत शाह बनता है दोस्तों, जो कि बाबर जब आक्रमण करेगा इंडिया पर, तो उस टाइम पे नुसरत शाह हो जाता है बाबर के टाइम पे। तो ये भी चीज़ें हमें याद रखनी पड़ेंगी दोस्तों कि कौन किस टाइम पे आया है। और दोस्तों 6 नंबर देखते हैं। बंगाल के अलाउद्दीन हुसैन शाह का निम्नलिखित में से कौन सा योगदान नहीं है? इसमें दोस्तों हम कई बार मिस्टेक करते हैं, इसने नहीं पूछा है, नहीं है। तो आप इसके ऑप्शन देखिए दोस्तों। मध्यकालीन बंगाल के लोगों की रचनात्मक प्रतिभा अपनी प्रकाष्ठा पर पहुंची थी। तो ये बिल्कुल सही बात कह रहा है दोस्तों कि रचनात्मक प्रतिभा जो थी प्रकाष्ठा पर थी वो इनके टाइम पर, जो हुसैन शाह थे। और बंगाली साहित्य अत्यधिक समृद्ध हुआ। हाँ दोस्तों, ये भी बहुत सही बात है। उसने हिंदू प्रजा को उदारतापूर्वक ऊंचे पदों में जो प्रदान किए, ये भी दोस्तों राइट, जो इनके बारे में लिखा गया अलाउद्दीन हुसैन शाह के बारे में भी राइट है। तो फिर सीधा सा है कि डी इसमें गलत हो जाएगा कि वह बंगाली भाषा का एक महान कवि था। तो दोस्तों, ये बंगाली भाषा का महान कवि नहीं था, लेकिन उसके जो उसके दरबार में काफ़ी अच्छे अच्छे बंगाली के विद्वान जरूर थे, लेकिन बंगाली का वह महान कवि नहीं था। तो ये गलत हो जाएगा और राइट आंसर भी यही होगा। 7वां क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। बंगाल में बहुत से लोकप्रिय शासक हुए जिन्होंने सांप्रदायिक सद्भाव को बढ़ावा दिया और राज्य की प्रगति के लिए कार्य किए। निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने इस संबंध में योगदान प्रदान नहीं किया दोस्तों? तो इसके ऑप्शन देखिए। शमसुद्दीन इलियास शाह, शमसुद्दीन अहमद, राजा गणेश, अलाउद्दीन हुसैन शाह। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों शमसुद्दीन अहमद। शमसुद्दीन अहमद जो था उसने ये सब कार्य नहीं किए, जैसे सांप्रदायिक सद्भाव को बढ़ावा नहीं दिया और राज्य की प्रगति में भी उसका कोई योगदान नहीं था। तो ये सब जो अन्य हुए हैं, इन्होंने उस प्रगति में भाग दिया। जो 8 क्वेश्चन है दोस्तों वो देखते हैं। बंगाल के सुल्तानों ने विविध प्रकार के सुंदर सिक्कों का प्रसारण किया। निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने ऐसे सिक्के प्रसारित किए जिन्हें परिष्कार का अभिनव रूप और मुद्रा डालने की कला का वास्तविक रत्न माना जाता है दोस्तों? तो जो इसका राइट आंसर है दोस्तों वो था फखरुद्दीन मुबारक शाह। देखिए दोस्तों, कितना यूनिक क्वेश्चन, आपने मुश्किल से ये कहीं पढ़ा होगा आज तक। निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने ऐसे सिक्के प्रसारित किए जिन्हें परिष्कार का अभिनव रूप, मुद्रा डालने की कला का वास्तविक रत्न माना जाता है दोस्तों? तो ये था फखरुद्दीन मुबारक शाह दोस्तों। ये ऐसे क्वेश्चन ही हमें एग्ज़ाम में देखने को मिलते हैं दोस्तों। जैसे ये मेरा मानना है कि ये काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आने वाले जो भी एग्ज़ाम है आपके, यूपीएससी, एचपीएससी, नेट, एचटेट। तो दोस्तों ऐसे ही क्वेश्चन हमें मिलते हैं। और 9 नंबर पे क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अंततः किसने बंगाल को विजित करके अपने साम्राज्य में विलय और इलियस शाही जो वंश था उसका अंत किया दोस्तों? कितना अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। देखिए इसका जो आंसर आप देखिए एक बार,
इसके ऑप्शन बाबर, हुमायूं, शेरशाह सूरी और अकबर। और दोस्तों 9 का जो इसका राइट आंसर है वो सी है दोस्तों, शेरशाह सूरी। शेरशाह सूरी क्या कर लेता है दोस्तों, बंगाल को जीत लेता है। और क्योंकि इसकी पकड़ थी दोस्तों वो बिहार और बंगाल के अंदर ही थी, हम इससे भी इसका आइडिया लगा सकते हैं कि बंगाल भी ये जीत लेता है। और काफ़ी रानियों से शादी करके वहाँ से सोना वगैरह इकट्ठा कर लेता है, धन वगैरह, मुगलों से लड़ने के लिए। तो 10 नंबर देखते हैं दोस्तों, समकालीन पूर्वी बंगाल और असम का कौन सा एक राज्य आपस में युद्धरत नहीं था। तो ऑप्शन देखिए दोस्तों, कामता, अहोम, कामरूप, वंग। तो इसका राइट आंसर रहेगा दोस्तों कामरूप। ये कामरूप क्या था दोस्तों, ये आपस में युद्धरत नहीं था, लेकिन ये कामता, अहोम, वंग ये सब क्या थे, युद्धरत थे आपस में। अकेला कि यही जो वो था समकालीन राज्य था जो नहीं युद्धरत था। क्वेश्चन नंबर 11, अहोम असम की अहोम जनजाति किस जनजाति का अंग थी। तो ये भी दोस्तों मैंने फर्स्ट टाइम देखा है। असम की अहोम जनजाति किस जनजाति का अंग थी, बोडो, शान, भुइयां, काछारी। तो 11 का जो आंसर है दोस्तों राइट, शान इसका राइट आंसर आएगा दोस्तों। कई बार नेट में ये मिलान वगैरह में क्वेश्चन आ जाते हैं कि ये जनजाति कहाँ थी इस टाइप से, तो दोस्तों इसके आप इम्पोर्टेंट मान कर चलिए कि ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। बंगाल का वह शासक कौन था जिसने अहोमों की सहायता से कामता पर अधिकार किया। शमसुद्दीन इलियास शाह, राजा गणेश, अलाउद्दीन हुसैन शाह, नसीरुद्दीन मुसलत शाह। तो 12 का जो राइट आंसर रहेगा दोस्तों वो रहेगा अलाउद्दीन हुसैन शाह। इसने ही क्या किया था, अहोमों की सहायता से कामता पर अधिकार किया था दोस्तों। ये फैक्ट हैं सारे, ये हमें याद होने चाहिए। निम्नलिखित में से उड़ीसा के किस राजवंश के शासन के दौरान पुरी में जगन्नाथ मंदिर और कोणार्क में सूर्य मंदिर का निर्माण किया गया था। तो ये दोस्तों तो काफ़ी इजी क्वेश्चन है अगर आपने हिस्ट्री को थोड़ा पढ़ा है। चौड़गंग राजवंश, ऑप्शन देखिए इसके, चौड़गंग राजवंश और गजपति, भोई राजवंश, गंग राजवंश। तो दोस्तों इसका राइट आंसर रहेगा 13 का चौड़गंग राजवंश, जिसने क्या था, ये सूर्य मंदिर, कोणार्क का और जगन्नाथ मंदिर को बनवाया था, चौड़गंग राजवंश दोस्तों। और हम चलते हैं 14 नंबर पर। उड़ीसा के गजपति राजवंश का संस्थापक पूछा दोस्तों कौन था। तो आपने पढ़ा ही होगा, ये कपिलेंद्र था। पुरुषोत्तम तो बाबर के टाइम पे था। गोविंद द्वारा स्थापित राजवंश को भोई राजवंश माना जाता है। ये आप दोस्तों इस क्वेश्चन के अंदर भी थोड़ा आंसर बन जाते हैं कि गोविंद द्वारा जो भोई राजवंश था स्थापित किया गया था, तो राजवंश माना जाता है क्योंकि इस राजवंश के शासक भोई जनजाति के थे। ऑप्शन देखिए, इस राजवंश के शासक मूलतः उड़ीसा के भोई क्षेत्र के थे। प्रताप रुद्र का भूतपूर्व मंत्री गोविंद भोई या लिपिक जाति का था। उड़िया भाषा में भोई का अर्थ योद्धा है। तो आप इसका राइट आंसर दिए दोस्तों, वो राइट आंसर रहेगा इसका सी, कि प्रताप रुद्र का भूतपूर्व मंत्री गोविंद भोई या लिपिक जाति का था। इसका राइट आंसर रहेगा सी दोस्तों। 16 नंबर देखते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से किस राजा के शासन के दौरान उड़ीसा राज्य का विस्तार गंगा से कावेरी तक हुआ दोस्तों। तो जो 16 नंबर है इसका आप एक बार ये सारे ऑप्शन देखिए, नरसिंह प्रथम, कपिलेंद्र, प्रताप रुद्र, गोविंद। तो दोस्तों इसका राइट आंसर रहेगा बी, यानी कपिलेंद्र। कपिलेंद्र ही ऐसा शासक था जिसके दौरान गंगा से कावेरी तक राज्य का विस्तार हुआ था, उड़ीसा राज्य का। कपिलेंद्र इज द राइट आंसर दोस्तों। 17 नंबर देखते हैं, निम्नलिखित में से किस राजा के शासनकाल में उड़ीसा पर विजयनगर के कृष्ण राय एवं गोलकुंडा के कुतुब शाही सुल्तान ने आक्रमण किया था दोस्तों। तो ये था प्रताप रुद्र देव। ये कृष्णदेव राय के समकालीन भी है दोस्तों। अगर ऐसे क्वेश्चन आता है तो ये प्रताप रुद्र देव और कृष्णदेव राय के समकालीन था। किस दिल्ली सुल्तान के शासनकाल में खानदेश दिल्ली सल्तनत का अंग था। किस दिल्ली सुल्तान
के शासनकाल में खानदेश दिल्ली सल्तनत का अंग था दोस्तों। तो आप इसके ऑप्शन देखिए, गयासुद्दीन बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक, सिकंदर लोदी। जो इसका मोहम्मद बिन तुगलक राइट आंसर रहेगा, क्योंकि मोहम्मद बिन तुगलक ने ही ज़्यादातर जो स्टेट थे साउथ के उनको जीता था। अलाउद्दीन खिलजी पहला था जिसने साउथ पर आक्रमण किए थे, लेकिन जो अलाउद्दीन खिलजी ने समुद्रगुप्त की तरह क्या किया था, मोस्टली स्टेट्स को छोड़ दिया था अपनी समयाचना के दौरान। लेकिन जो मोहम्मद बिन तुगलक है उसने क्या किया था, इन स्टेट के ऊपर अधिकार किया था, अपने साम्राज्य में इनको मिलाया था। निम्नलिखित में से किस सुल्तान की मृत्यु के बाद खानदेश के गवर्नर मलिक रज़ा फ़ारूकी ने दिल्ली सल्तनत से पृथक होकर अपनी स्वतंत्रता की घोषणा की? मलिक रज़ा फ़ारूकी दोस्तों, ये एक इम्पोर्टेंट नाम है दोस्तों, जो खानदेश का संस्थापक भी माना जाता है सल्तनत के पृथक होकर, यानी कि सल्तनत से पृथक हुआ था जो, तो वो कौन सा उस टाइम सुल्तान था, तो हमें ये देखना है। ऑप्शन देखिए, मोहम्मद बिन तुगलक, फ़िरोज़ तुगलक, खिज़र खान, बहलुल लोदी। तो जो इसका राइट आंसर रहेगा वो था दोस्तों फ़िरोज़ तुगलक, क्योंकि उस टाइम पे फ़िरोज़ की ही सल्तनत थी जब मलिक रज़ा फ़ारूकी खानदेश का था जो ये इससे अलग हुआ था। तो मैं दोस्तों मैंने अभी अगर मैं इन क्वेश्चन को एक बार देख लेता और बाद में करता तो काफ़ी अच्छे से इनको समझा सकता था, लेकिन मैं ऐसे ही वीडियो स्टार्ट कर दी मैंने। अगर नेक्स्ट टाइम मैं इनको थोड़ा अच्छे से पढ़ के और भी चीज़ें ऐड करके आपको अच्छे से समझाऊंगा। तो 20 नंबर देखिए दोस्तों, निम्नलिखित में से किस प्रदेश के शासक खानदेश के सुल्तानों के सबसे प्रबल विरोधी थे? निम्नलिखित में से किस प्रदेश के शासक खानदेश के सुल्तानों के सबसे प्रबल विरोधी थे? मालवा, गुजरात, बरार, अहमनी, कौन सा था दोस्तों? तो 20 का जो आंसर रहेगा वो रहेगा ए, गुजरात के जो थे जो शासक थे खानदेश के सुल्तानों के प्रबल विरोध थे दोस्तों। इसका राइट आंसर गुजरात है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, कहीं पे ही पूछा जा सकता है आने वाले एग्ज़ाम्स के अंदर, तो आप इसको याद कीजिए। आप नोट्स बनाइए दोस्तों अपने, आपके बहुत काम आएंगे। खानदेश का किसने अपने साम्राज्य में विलय किया? तो ये दोस्तों हमें पता है, डायरेक्ट इसका आंसर अकबर ही था जिसने खानदेश को मिलाया था। 21 का किसने अपने साम्राज्य में मिलाया था, विलय किया था? नहीं दोस्तों, ये सिकंदर लोदी इसका आंसर रहेगा। मैं थोड़ा जल्दबाजी में अकबर बोल गया, लेकिन इसका क्या आंसर रहेगा? सिकंदर लोदी। खानदेश को अपने साम्राज्य में विलय किया था सिकंदर लोदी ने। तो दोस्तों हम देखते हैं 22 क्वेश्चन। गुजरात को विजिट करके किसने उसे दिल्ली सल्तनत में शामिल किया था? क्योंकि दोस्तों ये सभी क्वेश्चन क्या है, सल्तनत के चल रहे हैं। गुजरात को विजिट करके किसने उसे दिल्ली सल्तनत में शामिल किया था? गयासुद्दीन बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक, फ़िरोज़ शाह तुगलक। तो 22 का आंसर रहेगा अलाउद्दीन खिलजी, क्योंकि गुजरात में जो राजा कर्ण था उस टाइम पे, तो ये अलाउद्दीन खिलजी के टाइम पे वहाँ आक्रमण होता है और ये उसको क्या करता है, मिला लेता है। गुजरात दिल्ली सल्तनत का एक समृद्धतम प्रांत था। गुजरात की समृद्धि के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कारक सहायक नहीं था? गुजरात के हस्तशिल्प और वस्त्रों की उत्कृष्टता, उसके समृद्ध बंदरगाह, उसकी समृद्ध खनिज संपदा, उसकी अत्यंत उर्वर भूमि। तो इसमें से नहीं पूछा है दोस्तों, आप एक बार नहीं देखिए इसकी समृद्धि के लिए कौन सा कारक सहायक नहीं था। तो इसका आंसर रहेगा उसकी समृद्ध खनिज संपदा। बाकी ये सारे, जैसे ये कपड़ा बनाने में अहमदाबाद वगैरह जो काफ़ी फेमस है गुजरात का, और बंदरगाह तो थी ही यहाँ पे, कैम्बे, सूरत वगैरह, तो ये तो राइट वो रहेगा ही। उसकी उर्वर भूमि तो वहाँ पे थी ही, क्योंकि सारा क्या है स्टेट, नदियाँ वगैरह वहाँ से गुजरात से निकलती हैं अच्छी, तो इस करके वो उर्वर स्टेट था। 24 देखते हैं दोस्तों, गुजरात के सल्तनत कालीन गवर्नर जफ़र खान ने औपचारिक रूप से अपनी स्वतंत्रता की घोषणा कब की? तो ऑप्शन देखिए दोस्तों एक बार इसके। अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु के उपरांत, मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु के तत्काल बाद, उत्पन्न अव्यवस्था के दौर में, सुल्तान फ़िरोज़ तुगलक के शासनकाल में, दिल्ली पर तैमूर के आक्रमण के उपरांत। तो इसका राइट आंसर रहेगा दिल्ली पर तैमूर के आक्रमण के उपरांत। कौन?
गुजरात का गवर्नर जफर खान, जो अपनी स्वतंत्रता घोषणा कर देता है। तो दोस्तों ये 24 था। 25 देखते हैं। गुजरात के स्वतंत्र राज्य का वास्तविक स्थापना की थी वो किसने की थी, किसको माना जाता है वास्तविक संस्थापक गुजरात का। तो 25 के एक बार ऑप्शन देखिए, जफर खान, तातर खान, शमा खान, अहमद शाह। तो 25 का रहेगा दोस्तों। हम सब जानते हैं कि अहमद शाह ही इसका वास्तविक संस्थापक माना जाता है, ऑप्शन डी। अहमद शाह ने किस पुराने नगर के स्थल पर अहमदाबाद के राजधानी नगर का निर्माण करवाया? ये था दोस्तों असावल ही अहमदाबाद का पुराना नाम था दोस्तों। ये हमें देखते ही इसका आंसर आना चाहिए। 27 नंबर देखते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से किसके शासनकाल में गुजरात राज्य का सर्वाधिक विस्तार हुआ? 27। तो अहमद शाह, मोहम्मद शाह, कुतुबुद्दीन अहमद, अब्दुल फतेह खान। तो 27 का आंसर देखते हैं, इसका रहेगा अब्दुल फतेह खान। गुजरात राज्य का सर्वाधिक जो विस्तार हुआ अब्दुल फतेह खान था दोस्तों, वो जिसके राज टाइम पे क्या हुआ। तो दोस्तों 28 का जो राइट आंसर था वो गिरनार था। निम्नलिखित में से जो दुर्ग था जो मुस्तफाबाद नगर की जो स्थापना की थी महमूद बेगड़ा ने, वो गिरनार दुर्ग था दोस्तों। तो महमूद बेगड़ा के बारे में बोला जाता है दोस्तों कि इसके अंदर जहर था कि मक्खी बैठती तो वो फूल के मर जाती थी। ये शायद बारबोसा की कोटेशन है, उसने बोला है ऐसा। और कईयों ने बोला है कि इसकी मूंछ से बेढंगी थी। और कई राइटर बोलते हैं कि ये जो महमूद बेगड़ा था पेटू था, ये खाना काफ़ी खाता था, इसलिए इसको बेगड़ा बोला गया है दोस्तों, महमूद बेगड़ा। तो 29 क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। द्वारका पर महमूद बेगड़ा के आक्रमण का प्रमुख कारण क्या था दोस्तों? मंदिरों की संपदा की लूट, मंदिरों को ध्वस्त करना, उन सामुदायिक दस्युओं का दमन करना जो मक्का जाने वाले तीर्थयात्रियों को लूटते थे, या फिर भारत के सामुद्रिक प्रदेशों पर पुर्तगालियों की बढ़ती शक्ति को रोकना। तो दोस्तों 29 का जो राइट आंसर है वो सी रहेगा दोस्तों, क्योंकि ये मुस्लिम शासक था और ये उन सामुद्रिक दस्युओं का दमन करना चाहता था जो मक्का जाने वाले तीर्थयात्रियों को लूटते थे। तो इसलिए इसका राइट आंसर सी हो जाएगा दोस्तों। 29 का सी जो राइट आंसर रहेगा। महमूद बेगड़ा जो 30 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि महमूद बेगड़ा ने मिस्र के साथ मिलकर पुर्तगालियों पर इस कारण आक्रमण किया क्योंकि उसके आप ऑप्शन देखिए, उसे गुजरात में उनके राजनीतिक हस्तक्षेप की आशंका थी। पुर्तगाली सामुद्रिक लुटेरे गुजरात के व्यापारियों और मक्का जाने वाले तीर्थयात्रियों के लिए बहुत बड़े संकट थे। पश्चिमी एशिया के साथ होने वाले गुजरात के व्यापार में बहुत बड़ी बाधा थे। मिस्र के सुल्तानों ने उनसे पुर्तगालियों के विरुद्ध सैनिक कार्रवाई करने का निवेदन किया था। तो दोस्तों 30 का आंसर रहेगा जो वो सी रहेगा दोस्तों। पश्चिम एशिया के साथ होने वाले गुजरात के व्यापार में वो क्या थे, बहुत बड़ी बाधा थे दोस्तों पुर्तगाली। तो इसलिए क्या करता है ये महमूद बेगड़ा पुर्तगालियों पर मिस्र की सेना के साथ लेकर क्या करता है, आक्रमण कर देता है। और दोस्तों ये क्वेश्चन नंबर 30 था। तो 31 देखते हैं। गुजरात के मध्यकालीन राज्य का सबसे प्रबल शत्रु कौन था? गुजरात के मध्यकालीन राज्य का सबसे प्रबल शत्रु कौन था दोस्तों? तो ऑप्शन देखिए, खानदेश, मालवा, मेवाड़, मारवाड़। और 31 का आंसर है मालवा। गुजरात के मध्य राज्य का शत्रु था मालवा था। मालवा राइट आंसर रहेगा दोस्तों इसका। मालवा की भौगोलिक स्थिति का क्या महत्व था? तो इसके ऑप्शन आप देखिए दोस्तों। मालवा के बारे में जो पूछा गया है कि यह गुजरात, खानदेश और मेवाड़ के युद्धरत राज्यों द्वारा घिरा हुआ था। दिल्ली सल्तनत के यह अरब सागर के मार्ग पर था, या फिर उत्तर भारत से पश्चिम एवं दक्षिण भारत जाने वाले मुख्य मार्ग के मध्य में मालवा स्थित था। मालवा दो तरफ से दुर्गम पर्वतमालाओं से तथा अन्य ओर से नर्मदा और ताप्ती नदियों से घिरा हुआ था। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो सी है। जो मालवा जो था उत्तर भारत में पश्चिमी व दक्षिणी भारत जाने वाले मुख्य मार्ग के मध्य में क्या था, मालवा जो स्थित था। उत्तर और जो पश्चिम भारत में जो आते थे दोस्तों,
तो उसके मध्य में स्थित था। और 33 देखते हैं दोस्तों, मेवाड़ का वह कौन शासक था जो दुर्ग निर्माण करने की कला में महाप्रवीण था और जिसने 32 किलों, अनेक मंदिरों, झीलों, जलाशयों का निर्माण करवाया। दोस्तों देखिए आप इसके जो ऑप्शन दिए हुए हैं, राणा सांगा, राणा कुंभा, राणा प्रताप, राणा अमर सिंह। तो इसके आंसर देखते हैं दोस्तों, 33 का जो राइट आंसर है वो कुंभा, कीर्ति स्तंभ बनाने वाला कुंभा वही था दोस्तों। तो आप एक बार ये भी देखिए, ये भी आंसर होते हैं कई बार क्वेश्चन के। इसने 32 किले बनवाए, मंदिर, झील बनवाई। तो ये सब आप साथ के साथ पढ़ते चलें। मालवा का महमूद खिलजी, जिसने खिलजी राजवंश की स्थापना की थी, सुल्तान बनने से पूर्व किसका मंत्री था दोस्तों? तो आप इसके ऑप्शन देखिए, दिलावर खान, गजनी खान, गयासुद्दीन, हुसैन शाह। 34 का ऑप्शन देखिए दोस्तों एक बार आप, जिसका राइट आंसर है दोस्तों गजनी खान। और ये जो क्वेश्चन है दोस्तों, ये थोड़ा घुमा के नेट में दिया गया था। इसमें क्या था, मालवा के सुल्तानों की वो पूछी गई थी क्रोनोलॉजी की, कौन सा पहले, कौन सा सेकंड, कौन सा थर्ड। तो दोस्तों ऐसे भी चीज़ें याद करनी चाहिए कि हमें पेपर में हेल्प मिले। मालवा के सुल्तानों ने किस राज्यों के साथ लंबे समय तक युद्ध किए? तो आप ऑप्शन देखिए दोस्तों, गुजरात, मेवाड़, बहमनी, और डी क्या है, उपयुक्त सभी। और जो दोस्तों क्या था, मालवा के जो जितने भी सुल्तान थे उन्होंने लंबे समय तक युद्ध किए थे, बहमनी से भी, मेवाड़ से भी, गुजरात से भी। तो ये उपयुक्त सभी इसका आंसर हो जाएगा। 36 देखते हैं, मेवाड़ राज्य की स्थापना किसने की? रावल, हमीर, चित्तर सिंह, राणा कुंभा। और इसका आंसर है दोस्तों हमीर। मेवाड़ राज्य की स्थापना की थी हमीर ने। 37 देखते हैं, थोड़ा बार शोर हो रहा है। 37, राणा सांगा ने किस घटना की स्मृति में चित्तौड़ में कीर्ति स्तंभ या विजय स्तंभ का निर्माण करवाया था दोस्तों? गुजरात के अहमद शाह के विरुद्ध अपनी विजय, मालवा के महमूद खिलजी के विरुद्ध अपनी विजय, नागपुर के खान के विरुद्ध अपनी विजय, मारवाड़ के राव जोधा के विरुद्ध अपनी विजय। तो दोस्तों ये क्या था इसका राइट आंसर? इसका राइट आंसर होगा बी दोस्तों, जो मालवा के महमूद खिलजी जो था उसके विरुद्ध अपनी विजय के उपलक्ष्य में इन्होंने क्या किया था, कीर्ति स्तंभ बनवाया था। और इस युद्ध के अंदर क्या है, दोनों ही अपने अपनी विजय का वो करते हैं कि मैं भी इस युद्ध में विजय हुआ, और महमूद खिलजी कहते हैं कि मैं भी इस युद्ध में विजय हुआ, और कुंभा भी कहते हैं कि मैं भी विजय हुआ। उन्होंने कीर्ति स्तंभ बनवाया और महमूद खिलजी ने काफ़ी अन्य कार्य जो मालवा के अंदर इसके नाम से किए थे कि मैं वहाँ जीत के आया हूँ। तो 38 देखते हैं, निम्नलिखित किस उपलब्धि से राणा कुंभा संबंधित नहीं थे? एक नाटककार और साहित्यिक समालोचक, एक महान भवन निर्माता, एक निपुण संगीतकार, एक महान गणितज्ञ और ज्योतिषविद। तो इसके आप ऑप्शन देखिए दोस्तों ध्यान से, और जिसका राइट आंसर रहेगा वो डी रहेगा। ये ना तो गणितज्ञ थे ना ज्योतिषविद थे, ये संगीतकार भी थे और भवन निर्माता भी थे, नाटककार भी थे, साहित्यिक आलोचक भी थे। इन्होंने कहीं समालोचक किया, इन्होंने कहीं साहित्य के ऊपर क्या किया, समालोचना किया, यानी कि उनका अनुवाद वगैरह किया है। तो इसका आंसर रहेगा डी। 39 देखते हैं दोस्तों, मारवाड़ जो मूलतः मेवाड़ के अधीन था, किसके नेतृत्व में स्वतंत्र राज्य के रूप में उदित हुआ? तो आप इसके ऑप्शन देखिए दोस्तों, रावल, राव जोधा, लाखा, मोकल। 39 है जो क्वेश्चन, इसका आंसर है बी दोस्तों, राव जोधा। राव जोधा ने ही क्या किया था, मारवाड़ जो मूलतः मेवाड़ के अधीन था, इसके नेतृत्व में क्या हुआ था, ये स्वतंत्र हो गया था। 40 नंबर देखते हैं दोस्तों, मुस्लिम शासन की स्थापना से पूर्व कश्मीर किस धार्मिक संप्रदाय का केंद्र था? ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है दोस्तों, एक बार पहले भी ये क्वेश्चन आया हुआ है। तो 40 नंबर देखिए इसके ऑप्शन, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, वैष्णव संप्रदाय और शैव संप्रदाय। तो दोस्तों कश्मीर में क्या था, उससे पहले शैव संप्रदाय था, जो हम अशोक के टाइम में भी देखते हैं कि वहाँ शैवों का बहुत ज़्यादा प्रभाव था। तो शैव संप्रदाय से पहले वहाँ था, मुस्लिम स्थापना से पहले। और 41 देखते हैं दोस्तों, स्वात घाटी से आने वाला वह कौन मुस्लिम महत्वाकांक्षी व्यक्ति था जिसने कश्मीर के हिंदू
शासक की राज्य सेवा में कार्य किया और बाद में कश्मीर नरेश की मृत्यु के उपरांत राजगद्दी पर अधिकार कर लिया? मिर्ज़ा हैदर, मीर जुमला, शाह मिर्ज़ा, मिर्ज़ा गियास बेग। दो इसका राइट आंसर है दोस्तों 41 का वो रहेगा सी। ये कौन था? शाह मिर्ज़ा या शाह मीर। इसका नाम शाह मीर भी है दोस्तों। तो इसने क्या किया था? हिंदू शासक की मृत्यु के बाद क्या किया था? इसने राजगद्दी पर अधिकार कर लिया था। 41 का सी आंसर रहेगा, शाह मीर या शाह मिर्ज़ा। दलूचा कौन था दोस्तों? तो ये भी कई बार ऐसे ऐसे क्वेश्चन देखने को हमें मिलते हैं पेपर वगैरह में कि दलूचा कौन था? एक भाड़े का अरब सैनिक, मंगोल सेनानायक, एक मुग़ल गवर्नर, कश्मीर के हिंदू नरेश का एक मुस्लिम मंत्री। तो 42 का आंसर जो दोस्तों वो रहेगा वो है बी। यह क्या था? एक मंगोल सेनानायक दोस्तों। क्या था ये? मंगोल सेनानायक। दलूचा था मंगोल सेनानायक। कश्मीर के एक सुल्तान जिसने बुत शिकन या मूर्ति भंजक की उपाधि धारण की थी, वो कौन था दोस्तों? ऑप्शन देखिए, शमसुद्दीन शाह, कुतुबुद्दीन शाह, सिकंदर शाह, अली शाह। जो 43 का आंसर है वह सी, सिकंदर शाह। इसको ही बुत शिकन या मूर्ति भंजक बोला जाता है क्योंकि इसने अपने मंत्री, जिसका नाम तुंग या शायद कुछ ऐसा नाम था उसका, तो उसने उस मंत्री के साथ मिलकर क्या किया था? और जो मंत्री था वो हिंदू था, बाद में वो मुस्लिम बन गया था इसका मंत्री सिकंदर शाह का। तो उसके साथ मिलकर इसने काफ़ी मंदिरों को गिराया और उसने कश्मीर घाटी से हिंदुओं को या ब्राह्मणों को निकल जाने की चुनौती दी थी कि वो यहाँ से निकल जाएं। कश्मीर 44 देखते हैं। कश्मीर के किस सुल्तान को कश्मीर का अकबर कहा जाता है दोस्तों? इसका हमें ऑप्शन देखने की जरूरत ही नहीं है कि जैनुल आबदीन था, उसको क्या है? कश्मीर का अकबर कहा जाता है।